हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में विक्रम नामक एक शेफ एक बड़े से रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करता, जिसे लोग चटखारे लेते हुए खाया करते। वो अपने स्टाफ के बाकी लोगों की भी मदद करता। उसका बॉस राजनाथ भी उसके काम से बहुत खुश होता। विक्रम, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। जो कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है वो बस तुम्हारे हाथों से बनाई गई डिशेस की तारीफ करता है। थैंक यू, एक अच्छे और वफादार शेफ होने के लिए। सर, यह रेस्टोरेंट हमारा परिवार है और हर ग्राहक एक मेहमान। तो फिर स्वाद और खाने में कोई आनाकानी कैसे आने दूं? मैं ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाते रहूंगा और रेस्टोरेंट को फायदा दिलाता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रेस्टोरेंट अच्छी तरह चल रहा होता है, लेकिन एक दिन राजनाथ का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसका लालची बेटा रेस्टोरेंट को एक बड़े आदमी को बेच देता है, जिसके चलते सभी स्टाफ मेंबर्स की नौकरी छूट जाती है और साथ ही विक्रम के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। कम से कम बताकर तो निकालना चाहिए था हमें नौकरी से। यूं बिना बताए आखिरी मिनट पर बताया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे कंधों पर तो मेरी बीवी देवयानी और छोटे बेटे मनु की भी जिम्मेदारी है। मुंबई जैसे शहर में बिना नौकरी का कैसे गुजारा होगा हमारा? विक्रम बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी बीवी देवयानी को बताता है। हे भगवान, मन्नू की फीस भरनी है, बनिए की दुकान का पिछले 2 महीनों का हिसाब चुकाना है, बिजली का बिल, आपकी दवाइयाँ, इतने सारे खर्चे हैं, सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो बहुत चिंता सता रही है मन्नू के पापा। चिंता मत करो देवयानी, मैं कल सुबह ही शहर में नौकरी ढूंढने जाता हूँ। कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। विक्रम अगली सुबह नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन सुबह से रात तक नौकरी की तलाश करने के बाद भी विक्रम को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो निराश होकर घर पर लौटता है और मंदिर से खाना लेकर आता है। ये लो देवयानी, घर पर कुछ खाने को नहीं था, इसलिए आते समय मंदिर से ये खाना लेते आया हूँ। क्या हुआ मन्नू के पापा? आपको नौकरी नहीं मिली? बोलिए ना। नहीं देवयानी, मैंने हर जगह ढूंढी, बहुत इंटरव्यूज दिए, उसके बाद भी नहीं मिली। अब कल और थोड़ी जगहों पर जाऊंगा, भगवान की कृपा रही तो नौकरी मिल ही जाएगी। हाँ पापा, आपको नौकरी मिलकर ही रहेगी, देखना आप। हाँ मन्नू बेटा। विक्रम लगातार 5 दिन तक यूं ही रोजाना सुबह से रात तक पूरे शहर में नौकरी ढूंढते रहता, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और थक हार कर वो गांव जाने का फैसला ले लेता है। गांव? लेकिन मन्नू का स्कूल? देवयानी, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कारण मनु को परेशानी हो, लेकिन अब हमारे हालात ही इतने बिगड़ चुके हैं तो उसमें मैं क्या करूं? गांव में भी एक अच्छा स्कूल है, मनु वहां पर पढ़ लेगा। मैंने ताई जी और ताऊ जी को बोल दिया है कि हम आ रहे हैं वहां। विक्रम जब 20 साल का था तभी उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो शहर आ गया और अकेले ही अपने दम पर सब कुछ किया। गांव में उसके ताऊजी हसमुख और ताई जी यामिनी रहते थे। हसमुख की बांस की खेती थी और गांव में उसका बांस का व्यापार था। जब हसमुख और यामिनी विक्रम के गांव आने की वजह जानते हैं, तभी वो दोनों भी चिंतित हो जाते हैं। अरे विक्रम बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, तुम जाओ, जाकर बाजार में अपना ढाबा खोलो और पैसे कमाओ। हाँ विक्रम बेटा, तुम्हारे ताऊ जी एकदम सही कह रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम्हारे ढाबे के खाने को गांव वाले पक्का पसंद करेंगे, देखना। हसमुख विक्रम को कुछ पैसे देता है, तभी विक्रम उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है। नहीं ताऊ जी, मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। ताऊ जी, मैं खुद पहले गांव में नौकरी या पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन देखना चाहता हूं। क्या पता जो नौकरी शहर में नहीं मिली वो गांव में ही मिल जाए। लेकिन विक्रम बेटा। ताऊ जी, रहने दीजिए ना, वक्त आने पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ही पैसे लूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। चलिए, आज मैं कुछ बढ़िया सा पकाता हूं, फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। कल सुबह मनु का गांव के स्कूल में एडमिशन भी कराना है। विक्रम सबके लिए कढ़ाई पनीर बनाता है।
अरे वाह विक्रम बेटा, तुम्हारे हाथ का कढ़ाई पनीर तो बहुत ही कमाल का है। मजा ही आ गया खाकर। धन्यवाद ताई जी। अरे सच में कसूरी मेथी की खुशबू, ओहो, और उसका स्वाद। और साथ ही इतने यम्मी यम्मी पनीर के स्लाइसेस। आई लव पापा के हाथ के कढ़ाई पनीर। थैंक यू मेरा छोटू शेर। विक्रम अगले दिन मन्नू के गांव के स्कूल में एडमिशन कराता है और उसके बाद गांव में नौकरी ढूंढने जाता है। लेकिन अफसोस उस गांव में भी कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। वो सारी हिम्मत हार चुका था और सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। तभी देवयानी के दिमाग में एक सुझाव आता है। ताऊ जी, क्या आप हमें थोड़े बांस की वो लकड़ियां दे सकते हैं क्या? मेरे पास एक शानदार सुझाव है जिसके लिए कहीं नौकरी पर जाने की भी जरूरत नहीं है और बिना पैसे के ये तैयार भी हो जाएगा। तुम किसकी बात कर रही हो देवयानी? मन्नू के पापा, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक बांस का ढाबा खोलें। बांस का ढाबा? बांस का ढाबा? हाँ जी, अगर अब हम ऐसे ढाबे को बनाएंगे तो न जाने कितने पैसे लग जाएंगे। उससे अच्छा एक बांस का ढाबा बनाते हैं। बांस की लकड़ियों से बना हुआ, बहुत सुंदर लगेगा। सुझाव तो अच्छा है देवयानी, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन हो पाएगा? जी हाँ, अगर हम सब ने साथ मिलकर काम किया ना तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। विक्रम, देवयानी, हसमुख और यामिनी चारों मिलकर बांस के ढाबे को बनाने में लग जाते हैं। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम का बांस का ढाबा तैयार हो जाता है और वो देखने में काफी सुंदर भी लग रहा होता है। देवयानी, तुम्हारा सुझाव तो सच में बेहतरीन और शानदार निकला। हमारा बांस का ढाबा एकदम अनोखा, अलबेला और जबरदस्त लग रहा है। चलो विक्रम बेटा, ये नारियल फोड़कर ढाबे की आरती करो और चूल्हे पर तिलक करके माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करो और तब जाकर अपने काम की शुरुआत करना। ये लो, ये नजरबट्टू है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसे ढाबे के बाहर लगा दो। जी ताई जी, धन्यवाद। विक्रम नारियल फोड़कर और तिलक आरती करके ढाबे का काम शुरू करता है और नजरबट्टू को ढाबे के बाहर लगा देता है। थोड़ी ही देर में बांस का आकर्षण और स्वादिष्ट खाने की खुशबू गांव वाले को विक्रम के बांस के ढाबे की ओर खींच ही लाती है। अरे बोले तो एकदम धमाल कर दिया तुमने तो विक्रम बाबू। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ये बैंगन का भरता, और ये गाजर का हलवा, ओए होए होए होए, मस्त, एकदम मस्त। अरे मुझे तो ये फूली हुई पूरियां इतनी पसंद आई है कि मैं तो और 2 प्लेट छोले पूरी ठूसने वाला हूँ। यहाँ इस बांस के ढाबे में आकर खाना खाना, आहा, कितना सुकूनदायक लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है कि हम किसी नैसर्गिक इलाके में या किसी झरने के पास पिकनिक मना रहे हैं। जी भाई साहब, आपने सही कहा। विक्रम अपने बांस के ढाबे के जरिए ढेरों पैसे कमाने लगता है और वो अपने परिवार को अब अकेला ही संभालने लगता है और ताऊ जी और ताई जी को भी आराम देता है। इस तरह बांस के ढाबे के जरिए उसकी तरक्की होती है और उसका ढाबा कुछ ही दिनों में पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। और एक वक्त पर जो विक्रम रेस्टोरेंट में खुद काम करता था, आगे जाकर उसी विक्रम के शहर में रेस्टोरेंट होते हैं। प्रतापगंज कहकर एक गांव में 2 भाई बहन रहा करते थे, राजमंगल और भूमि। दोनों ही अनाथ थे। दोनों के माता पिता उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। राजमंगल के पास एक ऑटो रिक्शा थी जिसे चलाकर वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता और पैसे कमाता। राजमंगल अपना और अपनी छोटी बहन भूमि का पेट पालता और उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजता। भैया ये लीजिए, ये तोहफा, जन्मदिन मुबारक हो भैया। लेकिन भूमि बच्ची, तू ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? तेरी दुआ ही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि तू इस घर की लक्ष्मी है। भैया आप दिन रात बहुत ज्यादा खून पसीना एक करके इतनी मेहनत मशक्कत करते हो और पैसे कमाकर मुझे संभालते हो। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। तो क्या मैं आपको एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकती क्या? भूमि मेरी छुटकी, कितनी बड़ी और होशियार हो गई है तू। काश इस पल में हमारे साथ माँ पापा भी होते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि वो अब भी हमारे साथ ही है, इस हवा में। राजमंगल अपनी बहन भूमि से खूब प्यार करता और उसे किसी भी चीज की कमी ना खले, इसीलिए वो ओवरटाइम रिक्शा चलाकर पैसे जोड़ता। भूमि बहुत ही बढ़िया खाना बनाया करती। वाह भूमि, तू तो मास्टर शेफ है।
इतना स्वादिष्ट खाना कोई कैसे बना सकता है भैया? बहुत खूब, बहुत खूब। ये ले, ये पैसे रख, शगुन है तेरा ये। धन्यवाद भैया। अगर मैं मास्टर शेफ हूँ तो आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी को आप जैसा भाई मिले। एक रोज राजमंगल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिक्शा चलाने जाता है। भूमि घर पर बैठकर सुंदर सी राखी बना रही होती है। एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। भैया इस राखी को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए एक बढ़िया सा कुर्ता भी सिलने वाली हूँ, वो भी अपने हाथों से। इस बार राखी के दिन हम दोनों बहुत खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। राजमंगल का सर चकराने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि ऑटो रिक्शा कैसे चलाएं। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और वो बैलेंस खोकर ऑटो रिक्शा को एक पेड़ की तरफ ले जाता है, जहां ऑटो रिक्शा उस पेड़ से टक्कर खाती है, जिससे राजमंगल के सर पर चोट लगती है और उससे बहुत खून बहता है। आसपास के लोग खून से लथपथ राजमंगल को देख हैरान और भौचक्का हो जाते हैं और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाते हैं। भूमि को भी उसकी पड़ोसन आकर ये खबर देती है, जिसे सुनने के बाद भूमि थर थर कांपती है और वो अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे भैया, वो कैसे हैं आप? बताइए ना डॉक्टर साहब। भूमि जी, आपके भैया वो कोमा में जा चुके हैं। क्या? कोमा? जी हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ये खबर सुनकर भूमि को धक्का बैठ जाता है। भूमि मंदिर को जाती है और मंदिर जाकर वृक्ष के चारों ओर जमीन पर लोट लोट कर गोल गोल घूमकर परिक्रमा करती है और घंटों तक अपने भैया की जान की सलामती की प्रार्थना करती है। हे माता रानी, मेरे भैया की जान बचा लीजिए। वो तो इतने अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी खुशियों को छोड़कर मेरी खुशियों के बारे में सोचा है। उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। माता रानी, एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन है। मुझे अपने भैया की कलाई पर राखी बांधनी है। लेकिन भूमि की प्रार्थनाओं के बाद भी राजमंगल नहीं बच पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। भूमि पूरी तरह टूट जाती है। भैया, भैया, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो भैया? अब मैं आपके बिना क्या करूंगी? एक आप ही थे मेरा सब कुछ। अब तो आपके बाद मेरा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। मैं अब किसे राखी बांधूंगी भैया? और मुझे तोहफा कौन देगा भैया? आप क्यों चले गए? भूमि अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है। उसके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं और तो और खाने के लिए भी घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता। घर में तो सब खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं भूमि, तू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। भैया दिन रात मेहनत करके मेरे लिए पैसे इकट्ठा करते थे ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो सके। मैं उनका सपना पूरा करके ही रहूंगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं अब कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। भूमि खाना अच्छा बना लेती थी, इसीलिए वो सबसे पहले गांव के सभी ढाबे और छोटे मोटे होटलों में जाकर पार्ट टाइम नौकरी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो दुखी होकर बाजार से घर लौट रही होती है, तभी उसकी नज़र बाजार में खड़े ट्रक ढाबा और मोटरसाइकिल ढाबा पर जाती है, जहां पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी होती है। ये दृश्य देखकर एकदम से ही भूमि के दिमाग में एक सुझाव आता है। ये सारे जो वाहन हैं, ये वाहनों के ढाबे, यहाँ तो कितने सारे ग्राहकों की भीड़ जमी हुई है। भैया के जाने के बाद उनकी ऑटो रिक्शा वैसे की वैसी पड़ी हुई है। क्यों ना मैं भी उनकी ऑटो रिक्शा का ढाबा बना लूं। ऐसे अगर ढाबा खोलने जाओ तो बहुत पैसे लगेंगे। लेकिन अपने वाहन को ही ढाबा बनाकर कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। हाँ। भूमि स्वर्गवासी राजमंगल की ऑटो रिक्शा की बहाली करती है और उसकी ऑटो रिक्शा को एक ढाबे में बदल देती है। वो उस पर एक बोर्ड लगाती है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, भूमि का ऑटो रिक्शा ढाबा। भूमि ऑटो रिक्शा को डेकोरेटिव आइटम से भी सजाती है और एक सुंदर सा ढाबा तैयार करती है। वो ढाबे पर स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना पकाती है, जिससे ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं। शाबाश भूमि बिटिया, बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है तुमने। राजमंगल की यादों को साथ लेकर तुमने जो ऑटो रिक्शा ढाबा तैयार किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है बिटिया।
धन्यवाद कुलभूषण चाचा। अरे मुझे और 2 कटोरी भरकर खीर दे दो। और हाँ, छोले कुलचे बहुत ही लजीज बनाए हैं। आप 1 प्लेट पार्सल भी कर देना। ठीक है जी। भूमि ऑटो रिक्शा ढाबे से खूब पैसे कमाने लगती है और बड़ी ही लगन से खाना बनाती है। थोड़े ही दिनों में वो पूरे गांव में अपने ऑटो रिक्शा ढाबे के कारण मशहूर हो जाती है। लेकिन एक दिन रिक्शा में सिलेंडर लीक हो जाता है और ब्लास्ट होकर रिक्शा भी जलकर राख हो जाती है। भूमि की जान को कुछ नहीं होता, लेकिन जिस ऑटो रिक्शा में उसकी जान बसती थी वो अब जलकर राख हो चुकी थी। नहीं, मेरी ऑटो रिक्शा, मेरे भैया की आखिरी निशानी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ढाबे के साथ साथ मेरे भैया की भी यादें चली गई। मैं तो बर्बाद हो गई। माता रानी, क्यों इतनी अग्नि परीक्षा ले रहे हो आप मेरी? भूमि का अब गांव में कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके बस में सवार होकर शहर चली जाती है ताकि वहां पर वो कोई नौकरी ढूंढकर अपना गुजर बसर कर सके। जब वो शहर की सड़कों पर अपना सामान हाथ में लिए यहाँ से वहां भटक रही होती है, तभी वो एक बड़े से मैदान में हो रहा कुकिंग कंपटीशन देखती है। 10 मिनट में 5 पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। मुझे इसमें भाग लेना चाहिए। जीतूं या हारूं, वो सब माता रानी पर भरोसे है। भूमि माता रानी का नाम लेकर उस कुकिंग कंपटीशन में भाग लेती है और 10 मिनट में 5 पकवान बनाकर कंपटीशन जीत जाती है और उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है। ये कंपटीशन मानो माता रानी का आशीर्वाद बनकर भूमि के किस्मत में आया। भूमि उन पैसों से शहर में अपना घर लेती है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करती है जिसका नाम होता है राजमंगल फूड पैलेस। वो अपने भैया की याद में रेस्टोरेंट को खोलती है और जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करती है। ड्राइवर, 1 मिनट जरा गाड़ी रोको तो। ये इतनी भीड़ क्यों जमी हुई है यहाँ पर? माया गाड़ी से उतरकर कुछ कदम आगे जाती है और देखती है कि एक बंजारन आग और रस्सी पर चलने का करतब कर रही है। सभी उस खेल को देखकर उसका आनंद उठाते हैं। खेल के बाद माया उस बंजारन का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांककर उसे देखने लग जाती है। जय देखो माई बापू, थारी चमेली जीवन माँ कितने आगे बढ़ रही से। आज के खेल में मैंने 600 रुपए कमाए। घनी याद आ रही से थारे दोनों की, लेकिन का करूं, जे दुनिया में अकेला ही जिन्हों पड़ो है। चमेली एक गरीब बंजारन थी जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अकेली ही अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर करतब किया करती। माया ये सब देखती और सुनती है, जिसके बाद उसे एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस गरीब बंजारन को अपने देवर के साथ चिपका दूं। प्रतीक मेरी बात कभी नहीं टालता और मैं जिस पसंद की लड़की लाऊंगी वो उसी से शादी करेगा। अगर मेरी देवरानी इतनी गरीब और अनपढ़ होगी तो मैं अपनी सास को मुट्ठी में रखकर प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सकती हूँ। माया चमेली से मिलती है और उसे मनाकर अपने घर ले आती है। माया अपने देवर प्रतीक को भी चमेली से शादी करने के लिए मना लेती है। सुंदर चमेली को देख किसी को भी उसके और प्रतीक के रिश्ते के लिए कोई भी ऐतराज नहीं होता। चमेली की प्रतीक से शादी हो जाती है। ससुराल में अब सास जानकी, ससुर देवेंद्र, जेठ विराट, जेठानी माया और पति प्रतीक होते हैं। चमेली अपनी पहली रसोई में स्पेशल बंजारन स्टाइल का खाना बनाकर ही सबका दिल जीत लेती है। अरे वाह चमेली, तुम्हारे हाथों का बना ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। सच में मैंने पहली बार ऐसा खाना खाया है और ये मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू विराट भाई साहब। जे खाना हमारे यहाँ का स्पेशल बंजारन खाना है ना चटकदार। अरे वाकई में। अच्छा जानकी, जाओ अलमारी में से वो सोने के खानदानी कंगन ले आओ और चमेली को शगुन के तौर पर दे दो। छोटे संदूक में रखे हैं। जानकी उस छोटे संदूक को लाती है और चमेली के दोनों हाथों में वो सोने के खानदानी कंगन पहनाती है। चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जानकी और देवेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। धन्यवाद माँ जी, पापा जी, थारे दोनों ने तो मारे माई बापू की कमी को पूरा कर दिया। आज मारे माई बापू अपनी छोरी को देख घणे खुश होंगे। चमेली, तुम बहुत अच्छी हो और अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें यूं आंसुओं को बहाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। खुश रहो, हम है ना।
सभी चमेली के प्रति प्यार दिखाते हैं। ये सब देख माया का खून जलने लगता है और वो अपने आप से मन में कहती है, हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने इस गरीब बंजारन को इसलिए लाई थी ताकि ये मुझसे पीछे रहे और माँ जी का दिल हमेशा मैं ही जीतूं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो ये बंजारन आते ही सबको अपना जबरा फैन बना रही है। नहीं नहीं, आग पूरी तरह फैले उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ। चमेली धीरे धीरे सभी के दिलों को अपनी सादगी और सरलता से जीतने लगती है और ये सब माया के लिए खतरा बन जाता है। जिस माया ने चमेली को घर में लाया था, अब वही उससे बाहर निकालने की योजना बनाने लगती है। माया जानबूझकर जानकी के सारे गहने चुराकर चमेली की अलमारी में रख देती है ताकि चोरी का इल्जाम चमेली पर आए और वो घर से बाहर फेंक दी जाए। पता नहीं मेरे सारे गहने कहाँ चले गए। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है देवेंद्र जी। जानकी शांत रहो, घर में ही रखी होंगी, तुम भूल गई होंगी कहीं पर रखकर। घबराओ मत, मिल जाएंगे। विराट, प्रतीक, चलो सब मिलकर पूरे घर में जानकी के गहनों की तलाशी करते हैं। जी पापा, जी पापा। जब पूरे घर की तलाशी ली जाती है तभी गहने चमेली की अलमारी में ही मिलते हैं और जानकी उसे बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बेशरम चोरनी, माया तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गरीब बंजारन को हमारे घर में लाकर। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये मिट्टी के लोग मिट्टी के ही होते हैं। संगमरमर देखकर इनके हाथ खुजाने लगते हैं। चोर कहीं की, चल निकल मेरे घर से। लेकिन माँ जी, हमारी बात तो सुनो। माँ जी, मैंने ना चुराए से थारे गहने, हमारा भरोसा करो माँ जी। जानकी चमेली को बुरी तरह धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है और ये सब देख माया बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ बला टल गई, वरना अगर मैं उस बंजारन को और थोड़े दिन यहाँ रखती ना तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेती और फिर मेरा कुछ नहीं रहता इस घर में। गरीब बंजारन माया अपने सामान को लेकर इधर से उधर दर दर भटकने लगती है। वो जब अपने घर के पास जाती है तभी देखती है कि उसके घर को तोड़ दिया गया है और वहाँ पर एक नई इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। इब मैं क्या करूं, हमारे पास तो कोई रहने को ठिकाना ना रह गया है। चमेली बहुत घूमती है और उस रात वो फुटपाथ पर ही अलाव जलाकर सोती है। अगली सुबह जब वो उठती है तभी वो देखती है कि उसके सामान को कचरे में फेंक दिया गया है। अरे नहीं, जे किसने किया? अरे मारा सामान, इब मैं क्या करूंगी? अरे नहीं। चमेली सर पकड़कर रोने लगती है। वो अब फिर से अपने कर्तव्य करके पैसे कमाने लगती है। वो एक झोपड़ी में रहने लगती है और चूल्हे पर खाना पकाकर खाती है। माँ जी को मारे हाथ का बंजारन खाना कितना पसंद आया था। मैं तो बेगुनाह थी, फिर भी सबने मारे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मारे को घर से बेघर कर दिया। मारे को सबकी घनी याद आवे है, खास करके प्रतीक जी की। पता नहीं उन्हें हमारी याद आ रही होगी कि ना ही आवेगी। हाँ, वाह थोड़ी मारे से प्रेम करे है, जे प्रेम तो सिर्फ मारा है, मारी तरफ से है। हे ऊपर वाले, मारी खुशी आई क्यों छीन लेवे है तू? मारे को खुश देखा ना जाता के थारे से? जे यूं तिल तिल करके जीना भी कोई जीना सके। अगले दिन जब प्रतीक माया के कमरे से गुजर रहा होता है तभी वो माया को अपनी सहेली से बात करते हुए सुनता है और वो कुछ ऐसा सुन लेता है जिससे माया की सच्चाई प्रतीक के सामने आ जाती है। यार श्रेया, तुझे क्या ही बताऊं, पहले उसे मैंने ही इस घर में लाया और बड़ी मुश्किल से वो माँ जी के गहने उसकी अलमारी में रखे और उस सारे ड्रामा के बाद मेरे कारण ही वो 2 कौड़ी की बंजारन यहाँ से निकल गई। वरना अगर वो और थोड़े दिन यहाँ रुकती ना तो सबको अपनी ओर करके मेरा जीना दुश्वार कर देती। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने देवर को कोई भी अनपढ़ लड़की चिपका देती हूँ ताकि प्रॉपर्टी वगैरह और बाकी का मामला सारा सेट हो। जैसे ही माया पीछे मुड़ती है उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ पर प्रतीक खड़ा होता है जो गुस्सैल आंखों से माया को देख रहा होता है और उसने सारी बातें उसके फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली होती हैं। वो प्रतीक, वो मैं तो अब आप कोई ड्रामा नहीं कर सकती हो भाभी, क्योंकि अब आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आपका सच मेरे सामने आ चुका है। प्रतीक सभी घर वालों को माया की रिकॉर्डिंग सुनाता है और सभी माया को खूब सुनाते हैं।
तुम्हें शर्म नहीं आई उस बेचारी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अरे जरा तो लिहाज कर लिया होता रिश्तों का, मर्यादा का। हाँ, अब मुझे माफ़ कर दो आप सब। मैं अपनी गलती को स्वीकारती हूँ और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। माया सभी से एक आखिरी मौके की विनती करती है, जिसे सभी स्वीकारते हैं और माया चमेली को दिन भर ढूंढकर एक सड़क पर करतब करते देखती है और फिर उससे माफ़ी मांगती है और उसे पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है। गरीब बंजारन के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब। ये देखिए माँ जी, मैंने राधा रानी के वस्त्र बनाए हैं अपने हाथों से। ये आप हमारे परिवार की तरफ से मंदिर में दे दीजिए, सुंदर है ना? अरे बेवकूफ लड़की, क्यों अपशगुन कर रही है और पाप को अपने सर ले रही है? भूल गई क्या कि तू एक मनहूस गरीब और बांझ औरत है, और जो औरत बांझ होती है वो सिर्फ पनौती का प्रतीक होती है। लेकिन माँ पापा, हर बात में गहना को बांझ और गरीब होने का ताने क्यों कसती रहती हो? तो फिर क्या तेरी गहना की आरती उतारूं, पाँव धोऊं? अरे बेशरम, जरा तो अपनी माँ की खुशियों का मान रख लिया होता तूने। इस गरीब बांझ दर्जी लड़की के प्यार में पड़ गया तू हैं और शादी कर ली इससे। ये कपड़े तो अच्छे सिल बुन लेती है, लेकिन घर गृहस्थी कभी नहीं टिका पाएगी। ये तुझे और हमें इस घर के वारिस को कभी नहीं दे पाएगी। लीला के इन तानों को सुनकर गहना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गहना एक गरीब घर की बेटी होती है जो सिलाई बुनाई करके अपने माता पिता का पेट पालती। शिवांश को गहना से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शिवांश अपने घर वालों से ये बात छुपाता है कि गहना बांझ है और वो कभी मां नहीं बन सकती। फिर शादी के 6 महीनों बाद सास लीला को गहना की चाची से ये बात पता चलती है और तब से लीला, ससुर नथुलाल और ननद स्वाति गहना से नफरत करने लगते हैं। गहना, ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट बुढ़िया के बाल कैंडी फ्लॉस लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम स्ट्रेस में होती हो तभी ये खाती हो, है ना? शिवांश जी, मैं बाज क्यों हूँ? मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी बुरी हूँ ना मैं। माँ जी और पापा जी से उनके दादा दादी बनने का हक छीन रही हूँ। स्वाति दीदी से बुआ बनने का हक। भगवान जी ने मुझ में सुंदर कपड़ों को सीलने बुनने की कला तो दे दी, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं दिया शिवांश जी? क्यों? गहना, गहना रो मत। तुम बांझ हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम प्लीज इसके लिए अपने आप को दोष मत दो। तुम एक टैलेंटेड दर्जी और एक सर्वगुण संपन्न बहू हो। माँ पापा और स्वाति दीदी को यह बात समझ आए या ना आए, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए अपने इन कीमती आंसुओं को यूं जाया मत करो। शिवांश गहना को गले से लगाता है और उसे प्यार से बुढ़िया के बाल खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं और गहना खुश हो जाती है, लेकिन लीला की गहना के प्रति कड़वाहट कम नहीं होती। एक रोज जब गहना से नया कप का सेट टूट जाता है, तभी लो, हो गया सुबह सुबह कलेश। अरे गहना, तुम्हें पता भी है ये कप का सेट कितना महंगा है? अरे इस जैसे गरीब को क्या पता होगा? बचपन से ही मिट्टी और कागज के कप में चाय पीते आ रहे हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन तो इसने कभी देखे भी नहीं होंगे। निहायती फटीचर गरीब। ये लड़की तो है ही अपशगुनी। एक तो बांझ है, ऊपर से गरीब। समाज में क्या क्या सुनना पड़ता है हमें इसके कारण। मेरे सारे दोस्त अपने नाती पोतों के साथ खेलते घूमते हैं और मैं तो बदनसीब ही हूँ। सही कहा नथु जी आपने, और हमारी बदनसीबी ये लड़की है, ये बांझ 2 कौड़ी की दर्जी। गहना की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लीला, नथुलाल और स्वाति से अपने बाज होने पर ताने सुनना अब गहना के लिए आम बात होने लगती है। एक दिन जब स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं, तभी सुन रहे हो लड़की, स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तू सारा भोजन तैयार कर दे, अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना, लेकिन जब वो आएंगे तब तू घर में नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि हम नहीं चाहते कि तुझ अपशगुन का साया भी हमारी स्वाति के वैवाहिक जीवन पर पड़े, इसलिए तू स्वाति की शादी के मामलों से दूर ही रहेगी। ये क्या बेहूदगी है पापा?
गहना के शादी के मामलों में इन्वॉल्व होने से स्वाति दीदी बांझ नहीं होंगी। कम ऑन पापा, ये सब रोकिए। अभी आप शिवांश, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे ये बांझ अपनी शादी की रस्मों में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। गहना पूरा दिन रसोई में खड़े रहकर अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और शाम में लड़के वाले आने के बाद वो घर से बाहर चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर बिलक बिलक कर रोती है। स्वाति की शादी अभिमन्यु से पक्की हो जाती है और उनके शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनमें गहना को आना मना था। गहना अपने सिलाई बुनाई के काम को करने लगती है और ऑर्डर्स लेने लगती है। तभी अरे ओ काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, भूल गई क्या है कि ये एक शादी ब्याह का घर है और तुझे रस्मों में आना मना है, लेकिन रस्मों के अलावा बाकी का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। चल उठ और फेंक इस सिलाई मशीन को और इन कपड़ों को भी। लेकिन माँ जी। अरे फेंकती है या नहीं? रुक जा, मैं ही इस मशीन का काम तमाम करती हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लीला गहना की सिलाई मशीन को उठाती है और बालकनी से मोहल्ले में फेंक देती है। सिलाई मशीन टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, मेरी सिलाई मशीन। सिलाई मशीन टूटने के कारण गहना बहुत रोती है और रोते रोते ही सारा काम करती है, लेकिन स्वाति और लीला को गहना के आंसुओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। गहना अब सिलाई बुनाई अपने हाथ से करती। शिवांश को ये सब पता नहीं होता, क्योंकि शादी का घर होने के कारण वो भी शादी के कामों में व्यस्त होता है। स्वाति अपनी शादी के दिन के लिए एक सुंदर सा डिजाइनर लहंगा खरीदती है। ये देखो, सुंदर लहंगा है ना? कढ़ाई तो देखो इसकी। बहुत खूबसूरत है स्वाति जी। होने वाले नंदोई जी और उनके परिवार को भी बहुत पसंद आएगा। अब तू गरीब क्या जाने महंगे लहंगे की बात। मेरी स्वाति की शादी का लहंगा पूरे शहर में चमक उठेगा। सब लोग जल जल कर राख हो जाएंगे उस दिन। शादी का दिन आ जाता है, लेकिन उस दिन बत्ती चली जाती है और स्वाति अपने कमरे में मोमबत्ती जलाती है और उस मोमबत्ती को जाने अनजाने में धक्का लगने के कारण मोमबत्ती स्वाति के लहंगे पर गिर जाती है और स्वाति का लहंगा जलकर राख हो जाता है, जिससे स्वाति बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं माँ? क्या पहनूं मैं अपनी शादी में? मेरा इतना महंगा और सुंदर लहंगा तो जल गया। रो मत स्वाति बेटा, हम कुछ करते हैं। कुछ करने के लिए समय बचा ही कहाँ है। आधे घंटे में विवाह का मुहूर्त है, मैरिज हॉल पहुंचना है और यहाँ देखो क्या रायता फैल गया है। स्वाति दीदी, आप रोना बंद कीजिए। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। क्या सोल्यूशन ढूंढ लोगे तुम शिवांश? तुम्हारी बांझ बीवी ने तो मेरे लहंगे को नजर लगा दी ना। गहना को ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से अपनी एक साड़ी को लेकर मोहल्ले के पिंकू टेलर वाले के पास जाती है और आधे घंटे में उस साड़ी को एक सुंदर डिजाइनर लहंगे में सिल देती है और उसे जाकर स्वाति को देती है। उस लहंगे को देखकर स्वाति भावुक हो जाती है। गहना, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। तुमने इसे आधे घंटे में मेरे लिए बनाया। हम गलत थे कि तुम एक अपशगुन हो, लेकिन हर बार तुमने अपनी खुशियों को छोड़कर हमारी खुशियों के बारे में सोचा है। हमें माफ कर दो गहना बहू, आज तेरे इस काम से मैं दंग रह गई हूँ और आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि आखिर मैं अपनी गरीब बहू का हुनर और बाज बहू के प्यार को क्यों नहीं देख पाई, सिर्फ कमियां क्यों देखी। गहना उन्हें माफ कर देती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। स्वाति और अभिमन्यु की शादी धूमधाम से होती है और शादी में सभी स्वाति के लहंगे की खूब तारीफ करते हैं। आखिर लहंगा खूबसूरत होता भी क्यों नहीं, गरीब गहना ने उसे अपने अमीर दिल से जो बनाया था। आगे जाकर गहना और शिवांश एक नन्हे बेटे और बेटी को गोद ले लेते हैं और पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।